अस्सलाम वालेकुम प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आई हूँ इख्तिताम सफ़र की किस्त नंबर 14। आज की किस्त को वॉइस ओवर किया है फ़ातिरा इमदाद ने। तो चलें आज की किस्त को शुरू करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी दिया करें कि आपको किस्त कैसी लग रही है। नमर और मीर इस वक्त नहल की कब्र पर मौजूद थे। मीर अपने नन्हे नन्हे हाथों का लम्स उसकी कब्र पर बखेर रहा था। बाबा, आप मम्मा के लिए हमेशा सफ़ेद फूल क्यों लाते हैं? क्या वो मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद थे? नहीं, आपकी मम्मा को स्याह गुलाब पसंद थे, नमर ने मीर को अपनी गोद में लेते जवाब दिया था। फिर आज सफ़ेद फूल क्यों लाते हैं? क्योंकि आपकी मम्मा की ज़ात इन सफ़ेद फूलों की तरह बिल्कुल शफाफ थी। उनकी ज़ात बेदाग थी। नमर की आंखों के सामने नहल का रोशन चेहरा घूमा था। वो तो उसके चेहरे को छूने से भी डरता था, कहीं उस पर कोई निशान न पड़ जाए, मगर इस दुनिया से जाते वक्त वो इसी चेहरे पर बेतहाशा जख्म लेकर गई थी। मेरा किस्सा बहुत मुख्तसर था। मेरा दर्द भी लाजवाल था। मेरी ज़िंदगी वो शख्स था जिसे हर फन में कमाल था। मैं दुखों से भरी किताब हूँ, मुझे सोच समझ कर पढ़ ज़रा। मुझे समझ सका ना वो भी जिसे नफ्सियात पे कमाल था। नमर के चेहरे पर कर्व ही कर्व फैल गया था। माजी की यादें उसके लिए बहुत तल्ख थी। बाबा, मीर की आवाज़ ने उसे हाल में लापटका था। जी बाबा की जान, नमर ने अपनी भीगी आंखें साफ की थी। बाबा, मम्मा की डेथ कैसे हुई थी? मीर ने नमर से सवाल किया था। नमर की आंखों की बाहर तोड़कर गई आंसू बहे थे। वो एक हादसा था मीर, एक ऐसा हादसा जिसने हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। नमर की आंखों के सामने इस लम्हे मौजूद खौफ का आलम आया था। नहल का मुर्दा होता वजूद आया था। वो अपने कामते लबों से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, उसे कुछ बता रही थी, उससे वादे ले रही थी। अगले लम्हे नमर ने खुद को उसका स्ट्रेचर थाम कर भागते पाया था। उसने खुद को उलगते पाया था। फिर उसने नहल के साख्त वजूद कफन में लिपटा पाया था। कैसा हादसा था बाबा? मीर ने उससे सवाल किया था। नमर की यादों का जाल हवा में तहलील हुआ था। दहेब मीर, आज नमर ने पहली बार उसे उसका पूरे नाम से पुकारा था। दहेब ने सर उठाकर अपने बाप को देखा था। आपकी मम्मा वतन की बेटी थी और इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा दी। जो वतन के शोहदा होते हैं उनके बारे में कभी नहीं पूछते कि उनके साथ क्या हादसा पेश आया था। उनको मिट्टी ने अपने आगोश में लिया, बल्कि इस बात पर फख्र करते हैं कि उन्होंने अपने वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। नहर खुद पर जब्त किए बोल रहा था और मीर दम अदे से सुन रहा था। आप जानते आपकी मम्मा ने आपका नाम दहेब क्यों रखा था? मीर ने नफ़ी में सर हिलाया। दहेब का मतलब भेड़िया होता है। ये वाहिद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करता और ना ही किसी की गुलामी में आता है। आपकी मम्मा हमेशा आपको आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार देखना चाहती थी। वो आपको अपने वतन के साथ बांध कर उसे वफादारी करते देखना चाहती थी। आपको अपनी मामा के ख्वाबों की ताबीर बनना है। बाबा, मैं मम्मा के हर ख्वाब को एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। मीर ने अपने छोटे छोटे हाथों से नमर के हाथ थामे थे। मेरा बेटा ज़रूर करेगा। नमर उसका सर चूमते उसे अपनी गोदी में उठाए उठ खड़ा हुआ था। वो दोनों नहल मीर की ज़ात को अपनी गुफ्तगू का मरकज़ बनाए घर की जानिब बढ़े थे। दहेब मीर, वो बच्चा जिसने जब अपनी माँ की बेलौस मोहब्बत पाई, वो अपने बाप के 10 शफ़क़त से महरूम रहा, और जब उसे बाप का लम्स नसीब हुआ तो उसकी माँ उसे अपने पुर मोहब्बत लम्स से नाशना कर गई। रात का 1 बज रहा था। जो इस वक्त सेंटर हाउस में मौजूद अपने काम में मसरूफ़ थी। कशिश उसकी मदद करी थी। दूसरी जानिब नहल उसके साथ बैठी उसको हर चीज़ के बारे में गाइड कर रही थी। बिसाम 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहल आज यहाँ आई थी। नन्हा सा दहेब उसकी गोद में सो रहा था। उसे देखकर यूँ लग रहा था आज वो
कितने ही दिनों बाद सुकून से सोया था। अपना काम करते करते नहल की नज़र दहीब पर पड़ी। कितनी ही देर वो उसे मोहब्बत से देख रही थी। मेरी नन्ही जान। नहल ने मोहब्बत से उसके गाल चूमे थे। नहल की नज़रों में वो मंजर घूमा था जब उसने पहली बार दहीब को अपने बाजुओं में लिया था। वो बच्चा जो बेतहाशा रो रहा था, नहल की आगोश में आते ही खामोश हो गया था। मेजर नहल, रजवा ने उसे पुकारा था। नहल उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। मेजर, ये देखिए, यहाँ एक पॉइंट है जहाँ हम सबको भेज सकते हैं, मगर ये इतना बड़ा नहीं है कि सब लोग पूरे आ सकें। रजवा उसे बता रही थी और नहल पूरे नक्शे को बगौर देख रही थी। नहल ने थोड़ा झुककर उसे नक्शे पर 2 निशान मजीद बनाए थे। अगर इस जगह को अंडर आर्मी प्रोटेक्शन लिया जाए तो ये भी सेफ रहेगा। उनका पूरा प्लान तैयार था, जब अब उस पर अमल करना बाकी था। दहेब को एक सोफे पर लेटाकर नहल खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई थी। मिस्टर बसाम फरोज, अपनी बर्बादी के हर रास्ते पर तुम नहलमीर को खड़ा पाओगे। उसके लहजे में एक ऐसा अज़म था जो बसाम को बर्बाद कर देने वाला था। इसी लम्हे नहल के फ़ोन की मैसेज टून बजी थी। उसने स्क्रीन रोशन करके देखा था। वहाँ नंबर का मैसेज था। मैं आपको किसी दिन इस तरह अपनी दस्तरस में लेना चाहता हूँ कि मेरी निगाहें आप पर ये राज अया कर दें। आप दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। मैं अपनी आंखों को आपके लिए ऐसा आईना बनाना चाहता हूँ जिसमें आप वाज़े तौर पर अपना अक्स देख सकें। आप ये देख सकेंगे मैं आपकी आंखों की गहराई में किस कदर कैद हूँ। आपकी मुस्कुराहट के साथ मेरी धड़कनें वाबस्ता हैं और इस मुस्कुराहट के साथ पड़ता घड़िया मेरी जान निकाल देता है। मुझे आपको इस कदर देखने की ख्वाहिश है कि मेरी सारी उम्र तमाम हो जाए और आपके पहलुओं में बैठते बैठते मेरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ हों, मगर आपको देखने की चाह ना ख़त्म हो। नंबर का मैसेज देकर उसने एक नज़र चौधरी के चांद पर डाली थी। खिड़की बंद करते ही वो मुड़ी थी। और दहेब को प्यार करते मैंने दरवाजे से बाहर निकलती चली गई थी। अपनी पूरी ताप से चमकते चांद ने भी नहल पर अफसोस किया था। वो हमेशा अपनी ज़ात और अपने अजीज़ तरीन रिश्तों से पहले अपने वतन को रखती थी। उसकी वतन की जुनूनियत के आगे हर चीज़ मानन पड़ जाती थी। इसके लिए वतन की मोहब्बत हर मोहब्बत से बढ़कर थी। अपने कमरे में बैठी हुई किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थी जब सैयदा बी उसके पास आई थी। सैयदा बी ने निहाल के सामने खाना रखा था। वो उसके साथ ही वहाँ बैठ गई थी। निहाल ने खाने वाली ट्रे अपनी जानिब खिसकाई थी और अपने और सैयदा बी के दरमियान में रखी थी। निहाल ने खाने का निवाला बनाकर सैयदा बी के सामने किया था। वो दिल से सैयदा बी की इज़्ज़त करती थी। उनमें निहाल को अपनी माँ का अक्स नज़र आता था। वो भी निहाल के लिए इसी तरह तड़प जाती थी जैसे एक माँ तड़पती है। सैयदा बी ने प्यार से निहाल के सर पर हाथ फेरा तो नवाला उसके मुंह में डाला था। इतने में बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई थी। सैयदा भी फ़ौरन बाहर की जानिब बढ़ी थी। निहाल उनके जाने के बाद खाने की ट्रे लेकर किचन की जानिब बढ़ी थी, मगर उस कमरे में बाहर निकल निहाल के एक लम्हे को साख्त हुई थी। मगर वो सर झुकाकर सैयदा बी के पास से किचन में चली गई थी। निहाल ने खाने वाली ट्रे शेल्फ पर रखी थी और एक चोट नज़र किचन के दरवाजे से बाहर आते मंजर पर डाली थी। पर वो सैयदा बी की जानिब घूमी थी। सैयदा बी ने फ़ौरन उसकी जानिब एक ट्रे बढ़ाई थी और उसे बाहर जाने का इशारा किया था, जिस पर निहाल ने मुंह बनाकर उनको देखा था, मगर सैयदा बी ने उनके मुंह बनाने की परवाह किए बगैर उसके सर पर सलीके से दुपट्टा दुरुस्त किया था और बाहर की जानिब हल्का सा धकेला था। निहाल ने फ़ौरन खुद को संभाला था और कदम कदम चलती लाउंज में आई थी। वहाँ बिसाम के अलावा 3 और शख्सियत मौजूद थी। निहाल ने बारी बारी सबके सामने जूस का गिलास पेश किया था। वो आखिरी शख्स के सामने रुकी थी। निहाल ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा था। एक लम्हे को दोनों की निगाहों का तसादम हुआ था। उस शख्स के हाथ में मौजूद गिलास से जूस छलका था और उसकी सफ़ेद शर्ट को दागदार कर गया था। उस शख्स ने फ़ौरन ग्लास टेबल पर रखा था और अपनी शर्ट झाड़ी थी। निहाल ने फ़ौरन अपने कान पकड़े थे और उसने पहले उस शख्स को फिर घूमकर बसाम को देखा था। बसाम ने हाथ से उसे रिलैक्स होने का इशारा किया था और फिर उस शख्स से माजरत की थी। असल में ये बोल और सुन नहीं सकती। बसाम के लहजे में दुख था। सब ने अफसोस का इजहार किया था, जबकि निहाल के सामने बैठा शख्स यकटक उसे देख रहा था। आप प्लीज़ से वॉशरूम में जाकर साफ़ कर लें, निहाल आपको वहाँ ले जाती है। बसाम ने अब इशारों में निहाल को उसे वॉशरूम ले जाने का बोला था। निहाल उस शख्स को लेकर गेस्ट रूम के वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर सबसे पहले निहाल अंदर आई थी।
पहले इसके पीछे वो शख्स भी था। निहाल ने पानी खोलकर उसकी शर्ट को साफ करना शुरू किया, जबकि वो शख्स से मसरूफ़ होता देख रहा था। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा ये सब ड्रामा क्यों, यकीनन ये सब आपकी जॉब का हिस्सा होगा। निहाल के हाथ रुके थे, जबकि उस शख्स ने निहाल के हाथ थामे थे। निहाल ने नज़र उठाकर उस शख्स की जानिब देखा था। हमेशा की तरह इसकी चमकती आंखें उस शख्स के दिल को सुकून बख्श गई थी। निहाल ने फ़ौरन अपने हाथ छुड़वाए थे और दोबारा उसकी शर्ट साफ़ करने में मसरूफ़ हो गई थी। उस शख्स ने निहाल की कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटे थे। निहाल ने अपनी गुस्से भरी आंखें भरी नजरें उठाकर उसे देखा था। मिस्टर निमर अपनी हद में रहे, वो दबा दबा बुराई थी। मेजर निहल मीर, आप मेरी बीवी हैं, आपके साथ कैसी हद। निमर ने उसकी नाक दबाई थी, जहां उसका गुस्सा अपनी पूरी शान से पुरजमान था। निहाल ने फौरन उसके मुंह पर अपनी हथेली जमाई थी, जिसे निमर ने अपने हाथ में थाम कर चूमा था। बेफिक्र रहें, बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, काम खत्म होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। आपके किसी काम या मिशन के दरमियान ना पहले कभी निमर मीर आया है, ना अब आएगा। नहल की यकतक उसे देख रही थी। इस बार के लिए माफ़ी, आपके लिए फूल नहीं लाया। अगर मालूम होता आप यहाँ ऐसे मिलेंगी तो लाजमी लेकर आता। अपनी बात कहते ही वो वहाँ से निकल गया था। निमर के जाने के बाद नहल भी वापस निहाल के कैटरर में वहाँ से बाहर निकल गई थी। 2 माह की अनथक मेहनत के बाद वो वक्त आ ही गया था जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आज इस बात का फैसला होना था कि दुश्मनों के नापाक अज़ाम ने कामयाब होना था या मुल्क के जानबाजों ने बाजी ले जानी थी। यूनिवर्सिटी में माहौल के मुताबिक घमाघमी थी। इस लम्हे एक गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में आकर रुकी थी। उस गाड़ी से 5 लोग उतरे थे। सबकी आंखों में हैरानी थी। वो सीधा चलते प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुए थे। उनमें से एक वजूद कुर्सी पर बैठा था, जिसका चेहरा उसकी केप और मास्क में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें नुमाया थी। देखिए मैम, आप जो भी करना चाहती हैं, आपको नहीं रोकूंगा, मगर इस सब में मेरी स्टूडेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आपको हम पर यकीन नहीं? ऐसी बात नहीं है मैम, जो आप कह रही हैं उसमें कितनी मासूम जानों को खतरा है। ठीक है, मगर अंजाम के जिम्मेदार आप खुद हैं। मगर मैम, इस यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान? आपके लिए यूनिवर्सिटी अहम है या इसमें तालीम हासिल करते बच्चे? इससे पहले प्रिंसिपल कोई जवाब देता, बाहर से फायरिंग की आवाज़ें आई थी। वो सब फ़ौरन बाइक की जाने भागे थे। बच्चों को फ़ौरन सेफ जोन में जमा करें। इस नस्वानी आवाज़ की गूंजते ही उसके पीछे से 2 लोग भागे थे। हर तरफ भाग दौड़ का आलम था। कोई किसी जानिब भाग रहा था तो कोई किसी जानिब। Go and clear all the area. All enemies should be in hell. Yes, मेजर, नहल के कहते ही दारिया और काबूस भी अपने मिशन पर लग गए थे, जबकि रमला और दयान पहले ही सब बच्चों को सेफ जोन में पहुंचा रहे थे। अपना अंजाम देकर रमला और दयान भी मेजर नहल, दारिया और काबूस के साथ दे रहे थे। मेजर सी ऑन द 2nd फ्लोर। नहल एक जानिब बढ़ रही थी जब रमला ने उसे आवाज़ दी। नहल ने उस जानिब देखा था और फ़ौरन दूसरे फ्लोर की जानिब भागी थी। नहल तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ रही थी। इससे पहले वो शख्स उस बच्चे पर हमला करता, नहल ने गोली चलाई थी। उसकी गोली चलाते ही वो आदमी वहीं ढेर हो गया था। वो लड़का अपने सामने गिरे वजूद को देखता गहरी गहरी सांसें ले रहा था। नहल के गोली चलाने की वजह से इस फ्लोर पर मौजूद बाकी के शिकार भी उसकी जानिब मुतवज्जह हो गए थे। नहल ने अपने सामने से आते शख्स पर फायरिंग की थी, मगर वो चौंकी थी। उसकी रिवॉल्वर खाली थी। डेवन, इससे पहले सामने मौजूद इंसान उस पर गोली चलाता नहल कलाबाजी मारकर उसकी जानिब हुई थी, जहाँ वो लड़का मौजूद था। इसी दौरान में नहल के सर से केप उतर कर गिर गई थी और उसके बाल उसकी पुश्त पर बिखर गए थे। वो लड़का हैरान हुआ था। वो एक लड़की थी। नहल फ़ौरन उसका बाजू थामकर एक क्लास के अंदर गई थी और फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके लॉक किया था। देखो लड़के, तुम तब तक बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। कहते ही नहल दरवाज़ा खोलने के लिए उसकी जानिब बढ़ने लगी थी। रुको, उस लड़के के पुकारते ही नहल ने मुड़कर उसकी जानिब देखा था। चेहरा उसका अभी भी पूरी तरह मास्क से ढका हुआ था। तुम बाहर मत जाओ, वो लड़का नहल के करीब आते बोला था।
वजह नहल सख्ती से बोली थी। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो। ओह अच्छा, ऐसा है तो तुम चले जाओ और जाकर उनका मुकाबला कर लो, कहते ही नहल ने उसे दरवाजे की जानिब धक्का दिया था। मैं कैसे? मैं नहीं लड़ सकता हूँ। क्यों, तुम तो एक मर्द हो ना, तो मर्द बनो, जाओ जाकर उनसे लड़ो, नहल दांत पीस कर बोली थी। नहीं, मुझे मेरी जान बहुत अजीज है और तुम भी यहीं रहो। मुझे अपने जैसा कमज़ोर और बुज़दिल मत समझो और फिक्र मत करो। तुम्हें तुम्हारी जान अजीज़ है तो तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल दूंगी। तुम औरत हो और उन सब का मुकाबला करके एक मर्द की हिफाजत कैसे करोगी? औरत को खुद हिफाजत की ज़रूरत होती है। बाहर से मुसलसल दरवाज़ा खोलने की कोशिश जारी थी। नहल ने अपना शोला बरसती आंखों से उसे घूरा था। हम औरतों को अपनी हिफाजत के लिए तुम मर्दों की ज़रूरत नहीं है। और लड़के, तुम अपनी पैदाइश मत भूलो, तुम्हारी माँ भी एक औरत है जिसने 9 माह अपने वजूद में हिफाजत करने के बाद तुम जैसे मर्द को पैदा किया, और तुम कहती हो एक औरत मर्द की हिफाजत नहीं कर सकती। नहल मीर अपने अल्फाज का तमाचा उस लड़के के मुंह पर मारकर वहाँ से बाहर निकल गई थी। उस लड़के ने क्लास की खिड़की से देखा था नहल ने कैसे कुछ ही मिनटों में कैसे उन सबका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया था। अपनी सारी कार्रवाई के बाद नहल ने अपने हाथ झाड़े थे और सर झुककर अपनी कैप उठाई थी और बड़ी शान से उसे दोबारा अपने सर की जीनत बनाया था। बाहर निकलो लड़के, नहल सख्त अंदाज में बोली थी और वह लड़का सर झुकाकर क्लास से बाहर निकला था। एक सख्त नज़र उस लड़के पर डालकर नहल नीचे की जाने बढ़ गई थी।